Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, उनके भरोसे के लिए और हमारी नीतियों पर जो उन्होंने समर्थन दिया है, हम उनके आभारी हैं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के भी जाति, धर्म और उम्र के आधार पर उनसे भेदभाव ना हो और वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। वैश्विक परिदृश्य को अगर हम देखें तो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी नीति को लेकर के चुनौतियों का सामना कर रही है। वहां राजनीतिक अस्थिरता है और इसके अलावा जो समुद्री रास्ते पर समस्याएं आ रही हैं और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां महंगाई भी बहुत ज्यादा है। और अगर इस संदर्भ में देखें तो भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो और एक बेहतरीन रास्ते पर है और चमकता हुआ सितारा बना हुआ है और पिछले कुछ सालों में लगातार ये तरीका बरकरार रहा है। भारत की जो महंगाई है वो लगातार कम बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। अगर बात की जाए ईंधन और भोजन के महंगाई को छोड़ दे तो 1.3% बना हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो उत्पाद हैं वो बाजार तक पहुंच सके, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अंतरिम बजट जो कि हमने पेश किया था उसमें हमने ये बात कही थी कि हम 4 प्रमुख चीजों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, 4 जातियों पर, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता के ऊपर हमने ध्यान रखा है, यानी किसानों पर, गरीबों पर, युवाओं पर और महिलाओं पर। अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए हमने जो MSP है उसका ऐलान किया था और हमने अपने जो वादे थे उसको निभाया है और उनके लागत पर 40% हमने बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उसको बढ़ा दिया गया था। 5 साल के लिए इस योजना को बढ़ाया गया है जिससे लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। हमने इसको लेकर के जो भी प्रशासनिक कदम हैं, जो भी स्कीम्स हैं, जो अंतरिम बजट में हमने जिसकी घोषणा की थी वो सभी सही रास्ते पर हैं और इसको लेकर जो आवंटन है वो किया जा चुका है। बजट 3 और हम अब पूरे साल और आगे के समय के लिए हम खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं रोजगार को लेकर के, कौशल विकास को लेकर, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उन पर फोकस कर रहे हैं और हम 5 स्कीमों पर प्रधानमंत्री के योजना का ऐलान कर रहे हैं जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, कौशल विकास बढ़ेगा और इसके अलावा अन्य मौके भी बढ़ेंगे ताकि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के मौके अगले 5 साल में मिलेंगे। और इसके लिए हम जो आवंटन कर रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपए का है और मैं इसके बारे में अब बहुत जल्द इसमें बताऊंगी और इसमें कुछ और विस्तृत जानकारी भी जो है वो आप एनेक्शन में देख पाएंगे। इस साल हमने 1.48 लाख करोड़ रुपए 1.488 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हमने शिक्षा और कौशल विकास पर दिया है। बजट की जो प्राथमिकताएं हैं हमें जनता ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है ताकि हम तेज विकास और समग्र विकास की ओर आगे बढ़ सकें। अंतरिम बजट में हमने वादा किया था कि हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत को लेकर के और उसी रणनीति के तहत हमने जो अंतरिम बजट में जो बातें कही थी इस बजट को भी हम स्थिर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सभी के लिए मौके बन सकेंगे। सबसे पहला उत्पादकता और
कृषि को काफी हम मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लचीला बनाने की कोशिश करेंगे। रोजगार और कौशल विकास पर दूसरी बात तो हमारी फोकस रहेगी। तीसरा हमारा ध्यान सामाजिक न्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर हमारा फोकस है। पांचवा, शहरी विकास पर हम ध्यान देंगे। छठा, हम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सातवां, हम आधारभूत ढांचे पर ध्यान देंगे। आठवां, हम इनोवेशन और रिसर्च के साथ साथ हम विकास पर ध्यान देंगे। और नौवीं बात जो होगी वो नए जमाने के हिसाब से सुधार पर हम ध्यान देंगे। हम इसको लेकर के हम आगे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। इसको लेकर के हम विस्तृत जानकारी देंगे और आर्थिक जो नीतियां हैं उसके ढांचे को हम आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से। और हम इस बजट में आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये बजट में हम कुछ खास जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हम बताएंगे। इसका मकसद इन जो प्राथमिकताओं को पूरा करना है ताकि हम पूरी तरह से जो बदलाव है उसको अमल में ला सके। इस बजट में कुछ और बातें भी शामिल हैं जो हमने पहले ऐलान किए थे, जिसका मकसद साफ है कि हम उन बदलावों को, उन ऐलानों को सही तरीके से लागू कर सकें और उन्हें तेजी से हमारा जो मकसद है विकसित भारत की ओर, ये कदम हमें सुनिश्चित करेगा। हमारी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता उत्पादकता और लचीलापन कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के। हम कृषि क्षेत्र को बदलाव करना चाहते हैं। हम रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया है ताकि हम जो है उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और साथ ही जलवायु के साथ हम जो है तालमेल बिठा करके आगे बढ़ सके। इसके लिए जो फंडिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाएगा, चाहे सरकार और बाहर के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ा जाएगा और ऐसे रिसर्च में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई जो वैरायटी है वो लाई जाएगी और कई ऐसी वैरायटीज जो कि जलवायु से जुड़ी हुई हैं उनको लाया जाएगा। अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको लाया जाएगा और किसानों को इससे मदद मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को हम फोकस दे रहे हैं। अगले 2 साल में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको पूरे देश में प्राकृतिक खेती की ओर हम ले जाएंगे और इसके लिए उनको सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, ब्रांडिंग उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे में जो अमल में लाया जाएगा। जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं और जो पंचायत है उनकी सहायता से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। Missions for pulses and oil seeds. दाल और तिलहन के लिए हम मिशन मोड में आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि तिलहन पर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। इसके लिए हम उत्पादकता और भंडारण के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देंगे और जैसा कि हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था, एक रणनीति को हम आत्मनिर्भरता के जरिए हासिल करेंगे। तिलहन जैसे कि सरसों, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और साथ ही सूरजमुखी का उत्पाद जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं उनकी सप्लाई चेन पर भी हम ध्यान देंगे। जो सब्जियों का उत्पादन है उसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा और ऐसे में ध्यान रखा जाएगा कि जो अधिक उत्पाद वाले क्षेत्र हैं उन पर उनके नजदीक होगा। हम इसमें कोऑपरेटिव को जोड़ेंगे, स्टार्टअप को इसमें जोड़ेंगे और ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके, ताकि जो भंडारण और संग्रहण है वो सही तरीके से किया जा सके। और कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर हमारा फोकस रहेगा और हमने इसको लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था वो काफी सफल रहा है और हमारी सरकार जो कि राज्यों के साथ साझेदारी करके इसे सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, खासतौर पर खेती में, और इससे किसानों को उनके जमीनों को 3 साल के लिए जोड़ा जाएगा। इस साल की अगर बात की जाए तो डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ के लिए कराया गया है और इसको 400 जिलों में इस साल इसे लागू किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके उत्पाद को लाया जाएगा। फार्मा और लैंड की जो रजिस्ट्री है उसमें इसे शामिल किया जाएगा। जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 5 राज्यों में। Shrimp production and export.
इसके अलावा जो श्रिम्प है उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जो समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री भोजन होता है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसकी फार्मिंग, इसका जो उत्पादन है ये सुनिश्चित करने के लिए इसका एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए नाबार्ड के जरिए इसे कराया जाएगा। राष्ट्रीय कोऑपरेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हमारी सरकार एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी ताकि सही तरीके से और सही समय पर विकास किया जा सके। जो भी सहकारी समितियां हैं, सहकारी क्षेत्र है, उसका विकास हो सके और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे कि रोजगार के मौके बन सके बड़े पैमाने पर। यह सुनिश्चित किया जाएगा और यह हमारा लक्ष्य होगा। इस नीति का लक्ष्य यही होगा कि रोजगार के मौके हो और इस साल के लिए हमने 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा है कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। Priority 2 और इसमें हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि रोजगार और कौशल विकास, ऐसे रोजगार जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम 3 स्कीम्स को शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि रोजगार का मौका अगर बनता है तो उससे फायदे मिलेंगे। और इस सम का EPFO में जो कि निबंधन होता है इस पर हमारा फोकस रहेगा और पहली बार जो लोग रोजगार पाएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो नियोक्ता है उनको भी शामिल किया जाएगा। पहली जो स्कीम है इसमें फर्स्ट टाइमर स्कीम है, इसमें जिसमें